था कि देखें रिसर्च करने के लिए यू शुड बी हैविंग रिसर्च प्रॉब्लम और रिसर्च क्वेश्चन जिसके आंसर को आप फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे होते हैं या रिसर्च प्रॉब्लम को आप सॉल्व करने की या उससे रिलेटेड कोई सॉल्यूशन लेने की कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये समझ लें कि ये रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है। ठीक है, और रिसर्च प्रॉब्लम को हम डिफाइन करते हैं तो किस शेप में किया जाता है। तो रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन किया जाता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट, यानी कि हर रिसर्च के अंदर आपके पास जो है वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट एग्जिस्ट कर रहा होता है। ठीक है ना। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट का क्या मतलब है, या प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर कौन कौन से कंटेंट होते हैं पहले ये समझ लीजिए, और फिर प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम जनरेट कैसे करते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारा आता कहाँ से है, उसकी सोर्स क्या होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, हमें ये भी समझना है। ठीक है ना। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में वैसे हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि एक तो सिंपल से आपको उसके नाम से पता चल रहा होगा कि इसमें रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन किया जाता है। ठीक है, लेकिन इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि देयर इज अ प्रॉब्लम। ठीक है ना। रिसर्च प्रॉब्लम का मतलब ये होता है कि लाइक आपने किसी पर्टिकुलर रिलेशनशिप को या किसी पर्टिकुलर फेनोमेना को मालूम करने की कोशिश की। ठीक है ना। आपने उस फेनोमेना को जब मालूम करने की कोशिश की, यानी कि मुख्तलिफ रिसर्चर्स ने जब उस फेनोमेना को मालूम करने की कोशिश की तो उनके डिफरेंट रिजल्ट्स हैं। ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर मैंने जो मॉडल बनाया हुआ है, ठीक है ना, एक रिसर्चर ने इस मॉडल के ऊपर काम किया, उसके रिसर्च डिफरेंट है, उसके रिजल्ट्स डिफरेंट है। दूसरे रिसर्चर ने इस मॉडल के ऊपर काम किया, उसके रिजल्ट्स डिफरेंट है। या यूं समझ लीजिए कि यही मॉडल अगर पाकिस्तान में अप्लाई किया गया तो इसके रिजल्ट्स डिफरेंट है, और यही मॉडल किसी और डेवलप्ड कंट्री के अंदर अप्लाई किया गया तो उसके रिजल्ट्स डिफरेंट है। ठीक है। तो व्हेन देयर आर द डिफरेंसेस इन रिजल्ट देन यू आर नॉट लाइक यू डू नॉट हैव एनी पर्टिकुलर कंक्लूजन। आपके पास कोई पर्टिकुलर कंक्लूजन नहीं होती है, इनकंक्लूसिव होते हैं। ठीक है, देयर इज लाइक द रिजल्ट्स आर बेसिकली डिफरेंट। जब डिफरेंट हो रहे होते हैं रिजल्ट तो आप कहते हैं कि स्टिल यहाँ पर जो है वो जरूरत है इस फील्ड ऑफ रिसर्च के अंदर मजीद रिसर्च करने की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि रिजल्ट्स आर मिक्स, हम स्टैब्लिश नहीं कर पा रहे कि भाई पॉजिटिव रिलेशनशिप है या नेगेटिव रिलेशनशिप है, या फिर किसी दो वेरिएबल का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। कुछ रिसर्चर ने कहा हाँ इन दो वेरिएबल्स का रिलेशनशिप जो है वो एग्जिस्ट करता है, किसी रिसर्चर ने कहा नहीं इन दो वेरिएबल्स का रिलेशनशिप जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो स्टिल देयर इज सम मिक्स। ठीक है, स्टिल देयर इज अ नीड ऑफ मोर रिसर्च। तो आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट में यही बताना होता है कि पर्टिकुलर रिसर्चर्स ने रिसर्च की तो ऐसा रिजल्ट आया, कुछ और रिसर्चर्स ने या ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स ने रिसर्च की तो रिजल्ट और आया, तो स्टिल देयर इज नीड ऑफ सम मोर रिसर्च, देयरफॉर आई वांट टू डू द रिसर्च। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर एक तो ये चीज आ जाएगी। ठीक है, दूसरी कि कोई चीज सिरे से मालूम नहीं की गई है, यानी कि लिटरेचर में गैप मौजूद है। तो जब गैप मौजूद होगा तो आप ये बताएंगे कि भाई देखिए ये चीज भी डिफाइन हो चुकी है, क्या ये रिलेशनशिप भी डिस्कस हो चुका है, इसको भी फाइंड आउट कर लिया गया, और एक कोई और रिलेशनशिप है वो भी डिस्कस हो गया है, लेकिन जिस रिलेशनशिप की मैं बात कर रहा हूँ या जिस एरिया की मैं बात कर रहा हूँ अभी स्टिल वो ग्रे एरिया है, अभी उसके ऊपर कंप्लीटली रिसर्च, या डार्क एरिया है अभी उसके ऊपर कंप्लीटली रिसर्च नहीं होगी। डार्क एरिया का मतलब होता है कि देयर इज नथिंग, ग्रे एरिया का मतलब होता है कि देयर इज मिक्स। तो लाइक यू हैव टू डिफाइन कि भाई द एरिया इज ग्रे और डार्क, सो देन यू हैव टू like do more research and define it clearly। सही है। तो रिसर्च प्रॉब्लम का मतलब हरगिज ये नहीं होता कि आप सिर्फ और सिर्फ जो है वो कोई प्रॉब्लम की बात करें, उसके सॉल्यूशन की बात करें। रिसर्च प्रॉब्लम इस तरह होता है कि जब आपके पास रिजल्ट्स जो हैं वो भी मिक्स आ रहे होते हैं, ये भी एक किस्म की रिसर्च प्रॉब्लम, राइट। और दूसरी रिसर्च प्रॉब्लम एक ये भी होती है कि कोई गैप है लिटरेचर में और उस गैप को मालूम करने की जरूरत है। ठीक है, उस गैप को मालूम करने की जरूरत है, अगर इस गैप को फिल नहीं किया गया तो प्रॉब्लम होगा, तो आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी बताने पड़ते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस मींस दैट व्हाट कैन बी द Like if you do not do the research, then what will be the negative effects? ठीक है ना?
consequences can be positive, consequences can be negative, but like when you talk about like if you do not do something तो इसमें that the consequences may be negative, तो negative consequences आ सकते हैं। अगर ये चीज मालूम नहीं की गई तो गैप रह जाएगा, और उस गैप की वजह से जो है वो जब आप बिजनेस रिसर्च से इसको कनेक्ट करेंगे तो आप ये कहेंगे कि भाई इस गैप की वजह से बिजनेस डिसीजन मेकिंग जो है वो प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगी, राइट। तो आपको अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर ये बयान करना पड़ता है। हमने बहुत सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट आज तक मैंने अपनी एक्सपीरियंस है उसके अंदर मैंने सैकड़ों जो है वो रिसर्च प्रॉब्लम्स को देखा भी और एग्जामिन भी किया है, ठीक है ना, बिकॉज आई हैव बीन टीचिंग दिस रिसर्च फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो उसमें सैकड़ों स्टूडेंट्स को पढ़ा चुके हैं और कई स्टूडेंट्स का जो है वो ऐसे एग्जामिनर भी जो रिसर्च होती है मास्टर्स लेवल वगैरह की, तो उसमें एग्जामिनर के तौर पे भी मैंने चीज़ों को मतलब एग्जामिन किया, देखा। उसमें जो मुझे जो जर्नल जो मेरा आइडिया है रिसर्च प्रॉब्लम के, उसको स्टूडेंट समझ नहीं पाते। बेसिकली ये होता है कि स्टूडेंट रिसर्च प्रॉब्लम को समझ नहीं पाते कि ये है क्या। उसमें वो क्या करते हैं कि अपना रिसर्च ऑब्जेक्टिव लिख देते हैं, ठीक है। रिसर्च ऑब्जेक्टिव यानी कि मैं रिसर्च जो कर रहा हूँ उस रिसर्च को करने का मकसद सिर्फ ये बता देते हैं, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स बता देते हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम को डिफाइन नहीं करते। क्योंकि प्रॉब्लम को डिफाइन करने का मतलब ये होता है कि आप उसका बैकग्राउंड भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि ये रिसर्च है, इसमें पहले से क्या रिसर्च हो चुकी है, मैं रिसर्च कौन सी करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, और अगर इस रिसर्च को नहीं किया गया तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। जब ये तमाम चीज़ों को आप इंक्लूड कर देंगे तो ये आपका बन जाता है रिसर्च प्रॉब्लम। समझ में आई बात? तो किस चीज पे रिसर्च करने के लिए यू शुड बी हैविंग अ प्रॉब्लम इन योर माइंड। जब रिसर्च प्रॉब्लम होगी तो उसी पे रिसर्च की जाती है। उसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, ठीक है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हमने आपको क्या बताया था कि उसको फाइंड आउट करने के लिए जो है, ठीक है ना, तो पहला जो उसका पॉइंट है वो है लिटरेचर रिव्यू, ठीक है। ये होता क्या है लिटरेचर रिव्यू वो बताता हूँ जी। Example, we were sitting together, 4 or 5 friends were sitting together। तो उसमें एक ने ये आइडिया पेश किया कि उसने एक मतलब जो है वो फार्मूला, उसने कहा कि मैंने एक मैथमेटिकल फार्मूला बनाया है, ठीक है। एक पर्टिकुलर डिजाइन है, वो उसके अंदर जो है वो 4 साइडेड फिगर्स बने हुए, पर्टिकुलर डिजाइन है इसमें 4 साइडेड फिगर्स बने हुए। तो इसको मालूम करने के लिए कि एक पर्टिकुलर डिजाइन है उसमें कितने 4 साइडेड फिगर्स बने हुए हैं मालूम करने के लिए मैंने एक फार्मूला बनाया है, ठीक है। तो मैंने उससे कहा कि तुम्हारे पास आइडिया कहाँ से आया, तो उसके साथ एक दूसरा बंदा बैठा था, उसने कहा यार मैं लेटा हुआ था तो मेरी खिड़की में वो डिजाइन बनी हुई थी, तो मैं देख रहा था कि यार इसमें स्क्वायर कितने बन रहे हैं। लाइक जैसे कि होता है ना, देखो एक स्क्वायर है, मैं बड़ा तो एक बड़ा सा स्क्वायर, समझ लो ये स्क्वायर है, 4 साइडेड फिगर है, ठीक है। इसके अंदर और भी 4 4 साइडेड फिगर्स हैं, दिख रही है ना, और इसके अंदर ये भी एक 4 साइडेड फिगर है, और ये भी एक 4 साइडेड फिगर है, और ये भी एक 4 साइडेड फिगर है, और ये भी एक 4 साइडेड फिगर है। तो कितनी हुई टोटल 4 साइडेड फिगर्स, उसको मालूम करने के लिए इसने एक फार्मूला बनाया, ठीक है ना। तो वो फार्मूला जिसने बनाया वो बंदा अलग था, इंट्यूशन जिसके जहन में है वो बंदा अलग था। इसके जहन में इंट्यूशन है वो कैसे है कि वो लेटा हुआ था और उसके सामने खिड़की थी, खिड़की में ये डिजाइन बना हुआ था। तो वो देख रहा था कि इसको ये तो बड़ा मुश्किल काम है, इसको देखना है कि इसको भूल जाता है बंदा, तो उसके लिए कोई फार्मूला होना चाहिए, राइट। उसने बनाया और वो अवार्ड विनिंग फार्मूला, अवार्ड भी मिला था उसको इसके ऊपर इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड के अंदर। दे वॉन द फर्स्ट प्राइज फॉर पाकिस्तान बाय द वे, राइट। तो इंट्यूशन, राइट। तो समटाइम्स क्या होता है कि कोई आइडिया दे के एक साइंटिस्ट चला जाता है, ठीक है, दूसरा साइंटिस्ट उसके आइडिया को फॉलो करता है और उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करता है, राइट। और समटाइम्स ये होता है कि एक साइंटिस्ट एक आइडिया दे देता है, दूसरे साइंटिस्ट उसको जो है वो इम्प्लीमेंट भी कर लेते हैं, और इसके बाद वो उसके अंदर फ्यूचर एरिया ऑफ रिसर्च भी बता देते हैं, ठीक है ना। मैं इसके आपको बताता हूँ, फ्यूचर रिसर्च एक पार्ट होता है ना। जब भी आप रिसर्च पढ़ेंगे नॉर्मली आपको रिसर्च के एंड पे जो है वो आपको मिलेगा फ्यूचर एरिया ऑफ रिसर्च। तो जो रिसर्च करता है वो आखिर में एक आइडिया भी देता है कि इसको अब आपने आगे लेकर कैसे चलना है, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है कि जिस एरिया के अंदर आप इंटरेस्टेड होते हैं
आप उसका फ्यूचर एरिया पढ़ते हैं, उस फ्यूचर एरिया को फिर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि कहीं किसी ने इसके ऊपर रिसर्च कर तो नहीं ली, तो अगर उसने कर ली होगी तो फिर उसने अपना फ्यूचर एरिया बताया होगा, फिर आप उसको पढ़ेंगे, ठीक है। और इस तरह फाइंड आउट करते 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 आप एक ऐसे लेवल पर पहुंच जाएंगे कि अब उससे आगे कुछ भी नहीं मिल रहा होगा, फिर आप वो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और इस प्रोसेस को कहा जाता है लिटरेचर रिव्यू, ठीक है। तो इसको इसके साथ कनेक्ट भी कर देता हूँ ताकि इजी हो जाए। इस प्रोसेस को कहा जाता है लिटरेचर रिव्यू, ठीक है। लिटरेचर रिव्यू में नॉर्मली आप पढ़ रहे होते हैं लिटरेचर, और लिटरेचर से क्या मुराद है? लिटरेचर से मुराद है किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आपको जो भी मटेरियल मिल रहा है, ठीक है ना, वो मटेरियल जो है आपको रिसर्च पेपर्स की सूरत में भी मिल सकता है, वो मटेरियल आपको बुक्स की सूरत में भी मिलता है, ठीक है। वो मटेरियल आपको न्यूज़पेपर्स की सूरत में भी मिल सकता है, वेबसाइट्स पे भी मिल सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, जो है आपके पास मीन्स वेबसाइट्स की सूरत में मिल सकता है, आर्काइव्स की सूरत में मिल सकता है, आपके पास रिकॉर्ड्स पड़े हुए होते हैं, लोगों के इंटरव्यूज हुए हुए होते हैं, राइट। और इसके अलावा आपको जो है वो कोर्ट वगैरह के जो आर्काइव्स होते हैं वहाँ से भी मिल सकते हैं, क्योंकि समटाइम्स आपको किसी ऐसे टॉपिक पर रिसर्च करनी है तो जिसका रिलेशनशिप या जिसका ताल्लुक जो है वो होता है लॉ से, राइट। तो लॉ में आपको मिल जाएगा कि भाई मुख्तलिफ जो सारे फैसले रिकॉर्ड किए जाते हैं, बाय द वे, ठीक है ना, जितने भी फैसले होते हैं कोर्ट के अंदर सारे रिकॉर्ड किए जाते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ से भी आपको मिल सकता है आइडिया। मीन्स देयर आर मेनी वेज जहाँ से आपको नॉलेज मिल सकती है। ऑल सोर्सेज ऑफ नॉलेज आर बेसिकली द लिटरेचर, समझ लीजिए। लेकिन सोर्सेज ऑफ नॉलेज का मतलब ये नहीं है, क्योंकि फिलोसॉफी के अंदर फिलोसॉफी ये कहती है, आप लोगों ने लॉजिक पढ़ी हुई, आप लोगों को पता हो कि फिलोसॉफी में देयर आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ नॉलेज। द सोर्स ऑफ नॉलेज, द सोर्स ऑफ नॉलेज आर योर 5 सेंसेस, ठीक है ना, 5 सेंसेस। ये पढ़ा होगा, सोर्स ऑफ नॉलेज का नहीं पढ़ा होगा, 5 सेंसेस का तो बच्चों को पढ़ा देना, ठीक है ना। कौन कौन से होते हैं 5 सेंसेस? विजन, ऑडियो, ठीक है ना, लिसनिंग, इसको दो हो गए। द थर्ड इज योर टंग, द टेस्ट, ओके। देन नंबर 4 इज टच, ठीक है। नंबर 5 इज स्मेल, ठीक है, स्मेल करते हैं। लॉजिक ये कहती है कि ये आपके नॉलेज, सुन लो ना बेटा, नॉलेज लेने के जो है ये 5 वेज हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली इन 5 वेज से आप नॉलेज ले सकते हैं, राइट। लेकिन अगर आपने जब भी नॉलेज ली, रिसर्च के अंदर जब भी हम नॉलेज लेते हैं, किसी से आप नॉलेज ले रहे हैं, अगर आपकी फर्स्ट हैंड नॉलेज है, फर्स्ट हैंड लेवल पे आपने नॉलेज ली है, दैट्स फाइन, ठीक है। लेकिन अगर आपने किसी और की मालूम की हुई बात को अपने पास कोट किया है, तो आपको हमेशा क्या करना पड़ता है, उसको रेफर करना पड़ता है, ठीक है। क्या करना पड़ता है? रेफर करना पड़ता है, रेफरेंस देना पड़ता है। कहाँ से उठाया, किसने कही ये बात, खुद से कह रहे हो या किसी ने कही है, ठीक है। यू हैव टू रेफर इट, आपको रेफरेंस देना पड़ता है। उस रेफरेंस के लिए आपको ज़रूरत होती है लिटरेचर की, कि मैंने कहाँ से पढ़ा है। वो लिटरेचर कोई रिसर्च पेपर भी हो सकता है, कोई बुक भी हो सकती है, कोई ऑडियो भी हो सकता है, किसी की तकरीर भी हो सकती है ऑडियो में, कोई वीडियो हो सकता है, कोई डॉक्यूमेंट्री हो सकती है, आपने कोई डॉक्यूमेंट्री देखी, वहाँ से आपको कुछ क्लू मिला तो आपने उसको रेफर कर दिया कि मैंने इस डॉक्यूमेंट्री में ये सुना था, ठीक है ना, राइट। तो दिस इज ऑल कॉल्ड द लिटरेचर रिव्यू। जब आप लिटरेचर रिव्यू करते हैं तो लिटरेचर रिव्यू से आपको जो है वो प्रॉब्लम मालूम होती है। प्रॉब्लम जब मालूम होती है तो उसी को आप जब स्टेटमेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, राइट, तो उसको कहा जाता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ठीक है। कुछ थोड़ा बहुत आइडिया आपको हुआ होगा, ठीक है। अब इसी के अंदर ये जो लिटरेचर रिव्यू की बात कर रहा है, इसी से रिलेटेड लाइब्रेरी वेबसाइट्स हो गई, ठीक है, देयर आर द ऑनलाइन लाइब्रेरीज, तो सब इसी के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्लास डिस्कशन, जब आप डिस्कस कर रहे होते हैं क्लास के अंदर, तो आपको पता है कि जब इंटेलेक्चुअल्स की क्लास होती है, क्लास डिस्कशन, ये नहीं हम बीबीए की क्लास की बात कर रहे हैं, व्हेन यू आर सिटिंग इन अ पीएचडी क्लास एंड देयर आर द इंटेलेक्चुअल्स सिटिंग ओवर देयर, इंटेलेक्चुअल्स बैठे होते हैं, तो वो फिर अपनी फिलोसॉफिकली भी चीज़ों को डिस्कस करते हैं, अपनी नॉलेज को, अपने एक्सपीरियंस को भी डिस्कस करते हैं। तो जब एक्सपीरियंस को, नॉलेज को, इन तमाम चीज़ों को डिस्कस किया जाता है, उनसे भी रेफर करके आप रिसर्च प्रॉब्लम को निकाल सकते हैं। उसकी वजह ये होती है कि जब इंटेलेक्चुअल होते हैं तो दे आर द नॉलेजफुल पीपल, एंड व्हेन दे आर द नॉलेजफुल पीपल दे हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ बुक्स। तो वो बात कर रहे होते हैं तो वो लॉजिकली ही बात कर रहे होते हैं, लेकिन देयर मे बी ऑलवेज द डिफर ऑफ
थिंकिंग, ठीक है ना, या डिफरेंस इन अंडरस्टैंडिंग, जिसको हम स्कूल ऑफ थॉट्स कहते हैं, ठीक है ना, उसी से स्कूल ऑफ थॉट बन जाता है। किसी चीज़ को डिफरेंट इंटरप्रेट कर रहे हैं आप या अंडरस्टैंड डिफरेंट कर रहे हैं तो फिर स्कूल ऑफ थॉट बन जाते हैं, राइट, या क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं एक दूसरे को। अब इसके अंदर देखिए, आप एक मुझे बात बताइए कि when you are doing the discussion depends upon क्या किस लेवल पे you will do the peer discussions। peer discussion का मतलब ये होता है कि आप अपने peers से, जो आपके लेवल के लोग होते हैं, आप उनसे डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है। और दूसरी डिस्कशन आपकी जो होती है, दूसरी डिस्कशन जो आपकी होती है वो होती है आपके प्रोफेसर्स से आप डिस्कस कर रहे होते हैं जब चीज़ों को, ठीक है ना। एट दिस लेवल, इस लेवल पे भी आप कर सकते हैं इफ़ यू आर द इंटेलेक्चुअल। आई डोंट नो योर इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता एक्चुअल में कि आप बिजनेस पढ़ रहे हैं तो आपकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज जो है वो सिर्फ बिजनेस में हो, बिजनेस स्टडीज में हो। ये तो क्योंकि हमारा यहाँ पर नॉर्मल गोल ये होता है कि हम एक डिग्री लेना चाहते हैं, ठीक है ना। समटाइम्स अगर आप अपने आप को खुद एनालाइज करेंगे तो आपके जहन में आएगा कि यार आपका इंटरेस्ट और भी बहुत सारी चीज़ों में है। जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उनका इंटरेस्ट कंप्यूटिंग में होता है, कुछ का इंटरेस्ट जो है वो गेमिंग में होता है। उससे आप गेम की बात कर लो, लाइक से फॉर पबजी या जो भी है, उनको दे नो ईच एंड एवरीथिंग ऑफ पबजी एंड ऑल दैट, ओके, राइट। किसी का इंटरेस्ट होता है मूवीज के अंदर, उससे पूछो भाई इंग्लिश मूवीज में कहते हैं इंग्लिश मूवीज में यार आई यूजुअली वॉच द कॉमेडीज के सारे एक्टर्स का, सारी मूवीज का सब कुछ पता होगा, राइट। लाइक से होम अलोन का इसको पता होगा कितने पार्ट्स हैं, क्या है सब कुछ, ठीक है। फिक्शन लाइक जो आपका इंटरेस्ट होता है, किसी को इस्लामिक एरिया के अंदर तो उसको इस्लामिक नॉलेज काफी ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है, आप उससे चीजों को रिलेट करेंगे तो फिर आपको रिसर्च करने में मजा आएगा, ठीक है ना। जैसे कि अगर किसी को गेमिंग का शौक है, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, तो भाई देखिए जो गेम जिसने बनाया और उस गेम को जिस कंपनी ने खरीदा, तो और इसके बाद उस कंपनी ने इसको प्रमोट किया, ठीक है ना, उसकी एडवर्टीजमेंट की, राइट, उस एडवर्टीजमेंट के ऊपर उसने पैसा भी लगाया हो, कहीं इन्वेस्टमेंट भी है, कहीं चीजें उसकी डेवलप हुई होंगी, उससे रिलेटेड वेबसाइट्स डेवलप हुई, सब चीजें डेवलप हुई। तो सी कि गेमिंग इज आल्सो बिजनेस। So if you want to do the business research, you can do on gaming। किस तरह से मतलब जो है वो सोशल मीडिया वेबसाइट्स जो है वो ये गेमिंग के थ्रू कमा रही हैं, गेमिंग के थ्रू किस तरीके से एडवर्टीजमेंट हो रही है, एडवर्टीजमेंट के थ्रू किस तरीके से गेमिंग को प्रमोट किया जा रहा है, वाइस वर्सा। आप गेम खेल रहे हो तो ठीक है ना, ये बिजनेस रिसर्च, ठीक है। इस तरीके से जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसको, जैसे किसी को लाइक गर्ल्स में किसी को कपड़ों का डिजाइन का शौक है तो यू कैन डू द रिसर्च ऑन डिजाइनर्स क्लॉथ, डिजाइनर लड़के भी करते हैं, ठीक है, डिजाइनर क्लॉथ्स के ऊपर आप लाते हैं। इंडस्ट्री पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री पाकिस्तान के अंदर यू नो कि बहुत जबरदस्त टेक्सटाइल इंडस्ट्री। मार्केटिंग की मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ आप लोगों को, दोनों एग्जांपल्स मार्केटिंग की, ठीक है। किसी को इंटरेस्ट है कि भाई वो स्टॉक एक्सचेंज की मेरे पास नॉलेज होनी चाहिए, या मेरे पास है भी स्टॉक एक्सचेंज की नॉलेज है, स्टॉक एक्सचेंज में कैसे काम होता है, शेयर्स में कैसे काम होता है, ये सब कुछ पता है, तो शेयर से रिलेटेड रिसर्च कर लो। इट कम्स अंडर द बिजनेस रिसर्च बाय द वे, ठीक है। किसी को जो है वो ह्यूमन रिसोर्स के अंदर ज्यादा शौक है तो वो उससे रिलेटेड कर ले रिसर्च। तो आप ये देखेंगे कि आपके पास नॉलेज किस चीज की है, कौन सी चीज आपको इजीली समझ में आती है, ठीक है ना। पंगा वो लेना चाहिए जो एक्सेसिबल या अचीवेबल हो। जो चीज अचीवेबल नहीं होगी, आपको पता है गोल सेटिंग के अंदर एक चीज आप लोगों को सिखाई जाती है, आपके ऊपर एचआर वगैरह पढ़ा हुआ, गोल सेटिंग कहते हैं। गोल सेटिंग में गोल शुड बी अचीवेबल, रियलिस्टिक, ठीक है ना, रियलिस्टिक भी हो, अचीवेबल भी हो, ठीक है ना। तो लाइक यू व्हाट एवर द गोल, तो रिसर्च करने का मतलब यू आर ट्राइंग टू मीट एन ऑब्जेक्टिव ना। तो जब ऑब्जेक्टिव इज अ गोल बेसिकली, तो आप किसी भी ऑब्जेक्टिव को मीट करना चाह रहे हैं, यानी कि कोई रिसर्च करना चाह रहे हैं, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव होता है। तो आपको ये देखना है कि वो रिसर्च जो है वो अचीवेबल है, एक्सेसिबल है, उसके लिए आपके पास जो है वो पर्टिकुलर रिसोर्सेज हैं या नहीं, टाइम है या नहीं, ठीक है। तो इन तमाम चीज़ों को जो है वो माइंड में रखते हुए आप लोगों को रिसर्च करनी है, अपने चीज़ को, एरिया को सिलेक्ट करना है, ठीक है जी। अच्छा, जब अपना प्रॉब्लम डिफाइन कर लेते हैं तो प्रॉब्लम से
जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि प्रॉब्लम को हम क्या करते हैं कि रिसर्च क्वेश्चंस में ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है ना। रिसर्च प्रॉब्लम को हम क्या करते हैं, रिसर्च क्वेश्चन में ट्रांसलेट करते हैं। जो आपने प्रॉब्लम डिफाइन किया उस प्रॉब्लम का आप क्या करते हैं कि क्वेश्चन के शेप में बना देते हैं उसको, ठीक है ना, ताकि आप उसको आंसर कर पाओ, राइट। जैसे कि हमने ये वाली एग्जांपल दी हुई है, ठीक है ना, कि भाई FDI इन्फ्लेशन एक्सचेंज रेट का GDP पे इम्पैक्ट आ रहा है। ये मॉडल बनाया, ये कैसे मॉडल बनाया देखें समझने के लिए कि रिसर्चर्स ने जो है वो ये कहा कि यार किसी मुल्क की जो GDP इज व्हाट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है ना। हाउ डू यू डिफाइन द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? किसी भी चीज की जो भी वेरिएबल हो उसकी डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। क्या होता है ये डेफिनेशन में मुराद में वो नहीं कह रहा हूँ कि वर्डली वर्ड टू वर्ड आप डेफिनेशन बताओ होता क्या है। देखें जो किसी भी कंट्री के अंदर चीजें प्रोड्यूस हो रही होंगी, ठीक है ना, उस पे मुख्तलिफ चीजों का इम्पैक्ट आता है। जैसे कि भाई बाहर से लोगों ने कितनी इन्वेस्टमेंट की, जब लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इंडस्ट्री लगेगी या इंडस्ट्री फ्लोरिश होगी तो प्रोडक्शन होगी ना। तो अब इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगी तो प्रोडक्शन हो सकती है? नहीं हो सकती, ठीक है, सही है। तो यू शुड बी डिफाइनिंग कि भाई इसका रिलेशनशिप ऐसे होता है कि बाहर से इन्वेस्टमेंट आती है, इन्वेस्टमेंट जो है उससे ही पर्टिकुलर बिजनेस स्टार्ट होते हैं, तो पर्टिकुलर जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो प्रोडक्शन होती है, इट विल कम अंडर द, ठीक है। तो इसी वजह से इसका रिलेशनशिप बन रहा है कि FDI का इम्पैक्ट जो है वो GDP पे होना चाहिए, राइट। तो इसको किसी ने डिफाइन किया होगा ना, वो कहाँ से पढ़ेंगे आप, डिफाइन किया ये होता क्या है, इसका इम्पैक्ट कहाँ पे पड़ता है, ये भी लिखा हुआ होगा, इस पे पड़ता है इम्पैक्ट। डायरेक्टली ये नहीं कहा गया होगा कि GDP पे पड़ता है, ये कहा गया होगा कि कंट्री जो है उसके अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है, ये कारोबार बढ़ता है, ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। तो आप लॉजिकली उसको कनेक्ट करते हैं, वर्ड टू वर्ड आपको कहीं पे भी ऐसे एग्जैक्टली नहीं मिलता जब तक उस पर रिसर्च डायरेक्टली नहीं हुई, ठीक है। फिर आपने यही प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आपने ये भी कहा कि भाई देखिए सिर्फ ये नहीं है, इन्फ्लेशन भी है, ठीक है ना। इन्फ्लेशन कैसे है, देखें किसी मुल्क के अंदर अगर इन्फ्लेशन होगी तो वहां पर क्या होता है, चीजें महंगी। इन्फ्लेशन का मतलब है चीजें महंगी होना, ठीक है ना। व्हेन थिंग्स आर एक्सपेंसिव तो क्या लोग ज्यादा खर्च करेंगे, उसका मतलब है कि इन्फ्लेशन का GDP पे नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, ठीक है ना। जब ज्यादा खर्च नहीं करेंगे तो उसका मतलब ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होगी, डिमांड नहीं होगी ना। तो डिमांड नहीं होगी तो सप्लाई भी एक टाइम तक तो आएगी, इसके बाद लोग उसको सप्लाई करना छोड़ देंगे, ठीक है ना। एक्सचेंज रेट के फर्क की वजह से भी प्रोडक्शन पे फर्क पड़ता है, ठीक है ना। से फॉर एग्जांपल हम अगर किसी जगह से इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, हमारा एक्सचेंज रेट जो है वो उसके अगेंस्ट में हमारा एक्सचेंज रेट अगर कम है, उसका ज्यादा है, राइट। तो जैसे जैसे वो ज्यादा होता चला जाएगा उसका इम्पैक्ट अल्टीमेटली किसके ऊपर आएगा, हमारे इन्फ्लेशन के ऊपर आएगा। इन्फ्लेशन से इम्पैक्ट इस पे आएगा GDP पे, ठीक है। एक ये हो सकता है। दूसरा ये भी हो सकता है कि भाई अगर हम लोग यहाँ प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमें महंगा पड़ रहा है, तो हमारे इन्वेस्टर जो है वो बाहर जाके प्रोड्यूस करेंगे, राइट। हमारे इन्वेस्टर बाहर जाके प्रोड्यूस करेंगे तो उनकी GDP बढ़ेगी, हमारी नहीं बढ़ेगी, ठीक है ना, राइट। इसमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, अनएम्प्लॉयमेंट, सब कुछ, ठीक है ना। इंटरेस्ट रेट कैसे होता है कि भाई अगर इंटरेस्ट पे आपको सस्ता लोन मिल रहा होगा तो आप जो है वो इन्वेस्टमेंट करोगे, बैंक से लोन लोगे और फिर इसके बाद आप कोई इन्वेस्टमेंट करोगे नहीं। अगर लोन महंगा मिल रहा होगा तो आप ये देखोगे कि भाई से फॉर एग्जांपल मुझे लोन मिल रहा है 15% पे, तो मैं पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो ये पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट से मुझे रिटर्न इतना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है ना। कम से कम इतना रिटर्न मुझे मिलेगा कि मैं इंटरेस्ट दे पाऊँ, उसके बाद भी कुछ जो भी अदर एक्सपेंसेस है वो भी कर पाऊँ, तो ब्रेक इवन पे जाऊँगा, अदरवाइज नहीं जाऊँगा, ठीक है ना। समझ में आ रही बात। इंटरेस्ट इज अ पार्ट ऑफ लाइक योर कॉस्टिंग। जब आप कॉस्टिंग कर रहे होते हैं, बना कर कॉस्टिंग कर रहे होते हैं, इंटरेस्ट भी आता है उसके अंदर कि आपने जो इन्वेस्टमेंट ली हुई है उससे इंटरेस्ट आपका कितना लग रहा है, राइट। तो अब इन तमाम चीज़ों को आपने डिफाइन किया कि अगर हम ये रिलेशनशिप मालूम नहीं करेंगे, राइट, तो गवर्नमेंट पॉलिसी कैसे डेवलप करेगी, ठीक है ना। क्योंकि गवर्नमेंट को पॉलिसी, जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है उसको पॉलिसी डेवलप करनी होती है कि हम
हमारे मुल्क में अगले साल के लिए हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का क्या टारगेट है, ठीक है ना, क्योंकि हमें बढ़ानी है ना भाई, जीडीपी को अगर हमने इंक्रीज करना है तो हमारा टारगेट हमें पता होना चाहिए भाई इसका अगर कोई फायदा भी है या नहीं है इसको बढ़ाने का। अगर इसको बढ़ाने का कोई इम्पैक्ट ही नहीं आ रहा है तो हम इस पे तवज्जो नहीं देंगे, किसी और वेरिएबल पे तवज्जो देंगे ना, राइट। तो अगर मुल्क की तरक्की करनी है और इसका इम्पैक्ट अगर जीडीपी पे आ रहा है तो हम इसके ऊपर तवज्जो देंगे, हमारी गवर्नमेंट इस पे तवज्जो देगी तो ये बढ़ेगा। डायरेक्टली इस पे आप नहीं फोकस करेंगे, इसके जो फैक्टर्स होते हैं इस पे फोकस किया जाता है, ठीक है ना। अगर इन्फ्लेशन पे फोकस ना किया जाए, अगर आप ये नहीं बताएगा, रिसर्चर इकोनॉमिस्ट ये नहीं बताएगा गवर्नमेंट को कि भाई इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट जीडीपी पे आता है, ठीक है ना, तो गवर्नमेंट फिर इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करेगी या क्यों करेगी कंट्रोल, ठीक है ना। Why should government control the inflation? They should know कि भाई इन्फ्लेशन के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं या क्या जो है वो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। तो यही रिसर्चर्स बताते हैं, गवर्नमेंट को इकोनॉमिस्ट बताते हैं। इकोनॉमिस्ट कौन होते हैं? जो इकोनॉमिक्स की नॉलेज भी होती है वो इकोनॉमिक्स की रिसर्च करते हैं, तो वो गवर्नमेंट को बताते हैं, उसकी बेस पे गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग करती है, नहीं का? तो पॉलिसी मेकिंग इंपॉर्टेंट है। तो फिर प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आप क्या बताएंगे, भाई ये वेरिएबल्स हैं, इनके रिलेशनशिप्स अगर ये नहीं मालूम किए गए तो गवर्नमेंट जो है वो पॉलिसी मेकिंग सही नहीं कर पाएगी, और जब गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग सही नहीं कर पाएगी तो डेवलपमेंट कैसे होगी, ग्रोथ कैसे होगी, समझ आ गई बात। तो इस तरह प्रॉब्लम स्टेटमेंट को किया जाता है, राइट। अब उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आप किस में ट्रांसलेट करते हैं? क्वेश्चंस में ट्रांसलेट करते हैं, रिसर्च क्वेश्चन। तो रिसर्च क्वेश्चन में हम कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं इसको कि इज देयर एनी इम्पैक्ट ऑफ particular macroeconomic factors on gross domestic product of a country। ये आपका एक रिसर्च क्वेश्चन बन गया, ठीक है। इस रिसर्च क्वेश्चन को आंसर करने से आप इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहे हो, इसलिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट से ही आप अपने रिसर्च क्वेश्चन ड्राइव करो, ठीक है। और फिर उन रिसर्च क्वेश्चन से आप अपना हाइपोथेसिस ड्राइव करते हैं, उसी से फिर हाइपोथेसिस ड्राइव होता है, ठीक है। क्योंकि मैंने अभी आपसे ये कहा कि मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स का जीडीपी पे कोई इम्पैक्ट है या नहीं है, ठीक है। तो इसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि इसको हम इसके सब क्वेश्चंस में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो सब क्वेश्चन क्या बनेगा कि भाई एफडीआई का इम्पैक्ट जीडीपी पे है या नहीं है, इज देयर एनी इम्पैक्ट ऑफ एफडीआई ऑन जीडीपी। एक क्वेश्चन की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है ना। इज देयर एनी इम्पैक्ट ऑफ एफडीआई ऑन जीडीपी, जीडीपी पे एफडीआई का इम्पैक्ट है या नहीं है, राइट। अब इसको मालूम करने के लिए मैं कोई हाइपोथेसिस बनाऊंगा, ठीक है ना। तो हाइपोथेसिस क्या हो सकता है? फिर मैं कहूंगा कि देयर इज, को चेक करने के लिए मेरे पास इसका डेटा भी होना चाहिए और इसका डेटा भी होना चाहिए। एफडीआई का डेटा मैंने ले लिया, जीडीपी का डेटा मैंने ले लिया, दोनों को रिग्रेस कर लिया। रिग्रेस कैसे करेंगे? रिग्रेशन से। तो जब मैंने रिग्रेस किया और मेरे रिग्रेशन के रिजल्ट्स सिग्निफिकेंट आएंगे तो मैं कहूंगा कि हाँ भाई रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, सिग्निफिकेंट नहीं है तो मैं कहूंगा रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अगेन वही आपको हाइपोथेसिस बनाने पड़ेंगे, हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस एंड ऑल दैट, ठीक है, राइट। लेकिन हमारा ये कोई मेन पार्ट नहीं होगा स्टैटिस्टिक्स का, क्योंकि वो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं।